नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एक क्रांति की, और क्रांति से संबंधित अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। जैसे बात करें सेकंड ग्रेड एग्जाम जो लगेगी, उसमें फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। एक या दो क्वेश्चन उसमें से 100% आएगा। तो आप अच्छी तरह इसको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे अच्छी तरह वो समझ में आ जाए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से संबंधित ना छूटे। तो मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट करने की। आपको भी इतनी नहीं है कि हम ज़्यादा और शॉर्ट करें, सर बहुत बड़ा वीडियो बन गया। तो शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने जितना हो सका उतना शॉर्ट कर दिया है। और इसको आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, इसमें से कहीं क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपके। तो बात करेंगे आज फ्रांस की क्रांति की। फ्रांस की क्रांति की बात करें तो ये क्रांति हुई थी 1789 को। क्रांति की बात करें तो क्रांति कब हुई थी? 1789 को। इसकी स्थिति की बात करें, फ्रांस की स्थिति की बात करें तो ये क्या था? यहाँ राजवंश का क्या था? राजतंत्र, राजाओं का शासन था। ये राजा अपने आप को क्या मानते थे? देवी आधार पर मानते थे कि हमारे तो देवताओं के द्वारा भेजा गया है, देवीय शक्ति पर आधारित थे। ये जनता के ऊपर थोपते थे कि ये हम तो जो राजा है, ये राजा जनता के ऊपर थोपते थे कि हमारे को तो देवताओं के द्वारा भेजा गया है, हम तो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो देवीय शक्ति का मतलब क्या होता है? यही होता है कि प्रतिनिधित्व करना। किस पर करना? जनता पर। जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देवीय शक्ति यानी कि राजा क्या मानता था? देवताओं से परिपूर्ण मान। जनता यही सोचती थी कि ये राजा को तो क्या है? देवीय शक्तियाँ प्राप्त है, ये देवता है। हम यदि देवता का उल्लंघन करेंगे तो यहाँ राजा का उल्लंघन होगा। राजा का उल्लंघन करते हैं तो देवता का उल्लंघन होगा। राजा अपने आप को देवीय शक्ति से परिपूर्ण मानता था। इसके आगे बात करें हम, जो राजवंश था यहाँ पर इस समय, फ्रांस की क्रांति के समय से बात करें, यहाँ राजवंश कौन से थे? जैसे हम पढ़ेंगे लुई 14, लुई 15, लुई 16। तो यहाँ बात करें कि इसमें वंश कौन सा था, तो ये था इस समय बुर्बन वंश, राजवंश। बुर्बन वंश का राज था, बुर्बन वंश का राज था। क्योंकि लुई 14, 15, 16 ये किस वंश के थे? बुर्बन वंश के राजवंश, बुर्बन वंश के थे। तो यहाँ क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन होता है। उस समय राजा का शासन था कहाँ पर? फ्रांस में। तो यहाँ अब ये बात करें कि जो राजा था, इस राजा को देवता मानते थे, फिर भी यहाँ क्रांति क्यों हुई? क्रांति होने का प्रमुख कारण होता है जहाँ कहीं असंतोष उत्पन्न हो जाए वहीं क्रांति शुरू। तो राजा रहते हुए इन्होंने यदि ये ध्यान देते, सभी को समान मानते, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करते, तो क्या होता? यहाँ क्रांतियाँ नहीं होती। लेकिन इस कारण से क्या होती है? क्रांतियाँ शुरू होती है। जनता का प्रतिनिधित्व, और कौन? बुर्बन वंश का राजवंश। यहाँ एक जनता के द्वारा चुनी जाने वाली एक, मान ले हम, सभा थी, और उस सभा को कहा जाता था स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल। और ये स्टेट्स जनरल क्या होते थी? ये जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते थे। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते थे। इसमें जनता के चुने हुए व्यक्ति कहाँ रहते थे? स्टेट्स जनरल में रहते थे। ये एक सभा थी, और इस सभा में कौन लोग रहते थे? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर हुआ करते थे। बात करें जब ये स्टेट्स जनरल जो पहली बैठक हुई थी, ये बैठक हुई थी 1614 में। पहली बैठक की बात करें तो ये पहली बैठक कब हुई? 1614 में। तो इस चीज़ को आपको अत्यधिक ध्यान में रखना है। 1614 में बैठक हुई फर्स्ट बैठक कब होती है? 1614 में। और फिर यहाँ बीच में कोई ध्यान नहीं दिया गया। 16 से 14 से 1789 तक यहाँ बीच में कोई बैठक नहीं होती है। इसका मतलब राजा ही सर्वे सर्वा था, इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। किसके द्वारा? राजा। तो राजा सर्वे सर्वा हो गया, क्योंकि राजा मानते थे, ये क्या मानते थे? देवीय शक्ति मानते थे जनता। तो इसकी ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि फर्स्ट बैठक के बाद में क्या होता है? 1789 के बाद में ये स्टेट्स जनरल आती है। तो ये यहाँ पर इतने दिनों तक कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फ्रांस की क्रांति के लिए। इसी के द्वारा ये
इसी के द्वारा बात करें तो ये एक क्या थी, एक अहम कड़ी थी किसकी, फ्रांस की क्रांति जो 1789 की हुई थी उसकी अहम कड़ी मानी जाती है स्टेट्स जनरल। ये जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। और इसकी जो फर्स्ट या अंतिम बैठक की बात करें तो ये 1614 ही है। अंतिम या फर्स्ट बैठक की बात करें तो ये क्या है, 1614 ही है। और 1614 के बाद में ही 1789 के बाद में क्या होती है, इसकी बैठक संपन्न होती है। और इसी बैठक ने यहाँ संविधान का निर्माण किया था। एक चीज़ की हम बात करें, पलारमा, यहाँ पलारमा भी हुआ करती थी, एक न्यायिक संस्था थी पलारमा। इसके अलावा पलारमा हुआ करती थी। ये पलारमा क्या थी, एक न्यायिक संस्था थी। न्यायिक संस्था थी। ये क्या काम करती थी, ये काम करती थी जो राजा हुआ करता था इस राजा पर नियंत्रण रखने का काम कौन करती थी, पलारमा करती थी। राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य, राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य अहम भूमिका निभाती थी। लेकिन होता क्या था, यहाँ राजा इसकी ओर ध्यान ही नहीं देता था। प्रमुख थी, न्यायिक संस्था थी, ये राजा पर नियंत्रण रखती थी, लेकिन यहाँ राजा इस पलारमा की ओर ध्यान नहीं देता है, पलारमा की कोई बात नहीं मानता है, अब नहीं मानता है तो नहीं मानता है कौन, क्योंकि वो तो क्या है, राजा है। और जनता क्या सोच रही थी, ये दैवीय शक्ति पर आधारित है। तो यहाँ पलारमा भी इतनी अहम कड़ी नहीं थी किसके लिए, राजा के लिए, क्योंकि राजा इसको मान ही नहीं रहा था। राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य तो करती, लेकिन राजा इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तो पलारमा भी इतनी कोई वो नहीं थी कि राजा को कहीं किसी न किसी रूप से उनको रोका जाए या उनके कार्य में कोई बाधा पहुंचाया जाए या उस कार्य को सही रूप से लागू करवाया जाए जिनसे सबका भला हो। लेकिन यहाँ पर तो वो क्या रहा था, पलारमा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। स्टेट जनरल की कोई बैठक नहीं हो रही थी। अंतिम बैठक 1614 में भी बाद में हुई नहीं, 1789 के आसपास जाकर वो ये बैठक होती है। इतने दिन तो इसका मतलब इनका रोल नहीं था, इसका रोल भी नहीं था। अब राजा क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, खुला रूप से हो गया। तो लुई 14वां की हम बात करें, सबसे पहले लुई 14वां हम बात करें। लुई 14वां, ये एक लुई 14वां का काल भी हम बात करें, जैसे हम बात करें भारत के अंदर बात करें तो भारत में क्या था, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे। और गांधी जी लौटने से 1915 से लेकर 1930-32 का काल क्या कहलाता है, गांधी युग का काल कहलाता है। वैसे ही लुई 14वां का काल भी फ्रांस में लुई 14वां का काल कहलाता है या युग कहलाता है। 14वें का युग, 14वें का युग कौन सा कहलाता है, लुई 14वां को कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में एक अच्छा और सुव्यवस्थित तरीके से ये फ्रांस का विकास कर रहा था। फ्रांस का अत्यधिक विकास, फ्रांस का अत्यधिक विकास करने वाला कौन था, फ्रांस का सबसे ज़्यादा विकास किसने किया, लुई 14वां। बात करें ये चहुमुखी विकास था, चहुमुखी विकास की बात करें तो यानी कि पूर्ण रूप से एक अत्यधिक विस्तार के माध्यम से इस फ्रांस का पूरी तरह से चहुमुखी विकास करने वाला कौन था, लुई 14वां था। एग्जाम में क्वेश्चन आई, चहुमुखी विकास किसने किया फ्रांस का, तो किसने किया, लुई 14वां। अत्यधिक फ्रांस का विकास करने वाले कौन थे या फ्रांस को अत्यधिक विस्तारित करने वाले कौन थे, लुई 14वां था। और लुई 14वें के युग को क्या कहा जाता है, फ्रांस का युग कहा जाता है। या ये बात करें फ्रांस में अत्यधिक एक सुव्यवस्थित संगठित तरीके से फ्रांस को चलाने वाला राजा कौन था, लुई 14वां था। मैं ही राज्य हूँ, इसने क्या कहा, लुई 14वें ने ये कहा कि मैं ही राज्य हूँ, स्वयं ने कहा है, ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं कहा गया, ये इन्होंने ही कहा। किसने, लुई 14वें ने क्या कहा, मैं ही क्या हूँ, मैं ही राज्य हूँ। ऐसी भावना लेकर इन्होंने विकास किया। किसका विकास किया, फ्रांस का। ये किसने कहा, स्वयं ने कहा है, किसी दूसरे ने नहीं कहा, स्वयं ने कहा। देखिए लुई 14वां था, अत्यधिक क्या था, विकास करने वाला राजा, चहुमुखी विकास इसने किया। 14वें का युग कहलाता है कौन सा, फ्रांस का युग कहलाता है लुई 14वां, क्योंकि ये बना था 1661
में बना और 1751 तक ये रहता है। 1661 से लेकर 1751 तक ये राजा बनता है और इस काल में इतने बहुत से क्या किए, प्रयास किए फ्रांस के लिए अच्छे विकास कार्य करने के लिए। तो 1661 में तो ये राजा बनता है, 1661 में बना और 1751 में इनका कार्यकाल पूरा होता है, ये पूरा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1661 से 1751 का काल क्या कहलाता है, 14वीं का युग कहलाता है। इन्होंने पूर्ण तरह क्या किया, विकास किया। इसके बाद करें लुई 14वें की बाद में, लुई 15वें की बात करें तो लुई 15वां इतना कोई वो नहीं था कि कोई विकास करे, क्योंकि वो तो क्या था, अत्यधिक बात करें आलसी था। या इनके शासनकाल में, लुई 15वें के काल में, शासनकाल में क्या हुआ, अत्यधिक ऐसा माहौल बन गया कि इसके द्वारा जो विकास किया गया था लुई 14 की, वो भी एक डिगमिगा रहा था। इतना उसका जो विकास किया गया था वो विकास भी एक अवरुद्ध होता जा रहा था। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। तो लुई 15वां, लुई 15वां, इसने कोई विकास नहीं किया। ये क्या करता था, दिन भर मदिरा पीता था, मदिरा पीना इसका प्रमुख कार्य था। तो इसके क्या, मदहोश होकर पड़े रहना, यही काम था कि इसका लुई 15वें का। तो इसका विकास कहाँ से हुआ, विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ था वो भी क्या बन गया, अवरुद्ध होता चला गया। तो ये था लुई 15। तो लुई 15वें से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये बात करें कि लुई 15वां के शासनकाल में मदिरा पीता था, इसके शासनकाल में स्थिति, यदि एग्जाम में क्वेश्चन है कि फ्रांस की स्थिति कब खराब होती है, तो लुई 15वें के समय खराब होती है, क्योंकि क्या करना था, मदिरा पीना। तो स्थिति खराब होना किसकी, फ्रांस की, फ्रांस की स्थिति खराब होना, ये प्रमुख बात थी इसकी। तो केवल किसकी, लुई 15वें की। आगे हम बात करें लुई 16वां, लुई 16वां, ये क्या था, ये ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था। कौन था, कौन था, लुई 16वां ईमानदार व्यक्ति था। इनकी पत्नी थी मेरी, मेरी अत्यधिक सुंदर भी थी, लेकिन वो क्या थी, लुई 16वें की नहीं चलने देती थी। लुई ईमानदार व्यक्ति, एक अच्छा सम्राट था। कौन था, लुई 16वां था। 1776 में ये सत्ता हासिल कर लेता है लुई 16वां, और उसी समय से ये मेरी क्या करती है, इसके ऊपर दबाव बनाती जाती है, और अंत में एक फांसी के फंदे तक कौन लेकर जाती है, मेरी लेके जाती है। अन्यथा ऐसा नहीं होता, फ्रांस में कोई क्रांति नहीं होती। लेकिन इसमें क्या थी, कुछ कमियां भी थी। लुई 16वां और इसकी पत्नी की बात करें, पत्नी कौन थी, पत्नी थी मेरी, पत्नी कौन थी, मेरी। और ये मेरी और कुछ लोग सामंत मिलकर क्या करते थे, लुई 16वां के ऊपर अत्याचार, लुई 16 के ऊपर दबाव बनाते थे। सामंत मिलकर, मेरी और सामंत मिलकर क्या करते थे, लुई 16 पर दबाव बनाते थे। और दबाव भी ऐसा बनाया जाता था जनता के खिलाफ, क्योंकि ये अत्यधिक खर्चीली भी थी, अत्यधिक खर्चीली, शौक पूरे करने वाली थी। कौन थी, मेरी। तो इस कारण से लुई 16वां था, लुई 16वां वह काम नहीं कर सका। अंत में क्या हुआ, लुई 16वां का जो विकास किया गया था वो भी अवरुद्ध होता चला जा रहा था। बात करें लुई 16वां बना कब, तो 1771 में। 1771 में क्या बनता है, सत्ता हासिल कर लेता है। और सत्ता हासिल करने के बाद इनके शासनकाल में एंड तक 1789 की जो फ्रांस की क्रांति होती है उस समय तक ये सम्राट बना। लेकिन होता क्या है, 1789 के बाद, 1771 के बाद में ही जैसे ये सम्राट बनता है, तो लुई 16वां था, इसमें ईमानदार था, वह कार्य करने में सक्षम भी था। लेकिन होता क्या था, वो जनता को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए भी सही था। लेकिन होता क्या, इसमें विल पावर की कमी थी। दृढ़ जो निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय इनमें बिल्कुल भी नहीं था, दृढ़ निश्चय नहीं था, दृढ़ निश्चय नहीं। विल पावर की कमी किसमें थी, विल पावर की कमी किसमें थी, लुई 16 में। अच्छाई थी, लेकिन ये सबसे बड़ी कमी थी उनमें। और इसी कमी के चलते इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। मेरी मान लीजिए ये सामंत या जो दरबार में मंत्री वगैरह थे, वो सभी इनका फ़ायदा उठाते थे। तो ये दबाव में लेते और ये क्या करते, मान लेते उस बात को। कौन मान लेते, लुई 16वां मान लेते थे। किस बात को, जैसे ही मेरी ने कहा, मेरी ने एक बार ये कहा कि आप रोटी नहीं खाते हो तो आप केक खा लीजिए। ऐसा उनके ऊपर मजाक भी किया करती थी। कौन करती थी, मेरी करती थी। आप रोटी नहीं खाते हो तो आप रोटी नहीं
खाते तो केक खा लीजिए, केक खा लीजिए। ऐसे बातें कौन कहती थी? मेरी कहती थी। ये मेरी की कोटेशन है, किसके ऊपर कही गई? लुई सोलवे के ऊपर कही गई है। और लुई सोलवा शुरू से ये राजा के खिलाफ नहीं थी। हम बात करें कि फ्रांस की क्रांति किसी राजा के खिलाफ थी, राजा के खिलाफ नहीं थी। ये खिलाफ किसके थी? उन नीतियों के कारण थी। यहाँ 3 वर्ग पाए जाते हैं। फ्रांस की क्रांति की हम बात करें, फ्रांस की क्रांति के 3 प्रमुख कारण थे। 3 कारणों की बात करें, ये कहे कि फ्रांस की क्रांति किन कारणों से होती है, तो 3 समुदाय थे। और 3 समुदाय कौन कौन से थे? यहाँ इसके बारे में और लिख लेना। मेरी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये थी ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की। यहाँ बात करें अपन लुई सोलवा और इसके प्रमुख कारण, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, प्रमुख कारण क्या था? यहाँ 3 समुदाय थे। फर्स्ट समुदाय जो कुलीन, जो यानी कि ये कहे कि उच्च वर्ग के जो लोग थे, पादरी लोग, पादरी लोग। दूसरा हम बात करें मध्यम या सामंत की बात करें, सामंत लोग। तीसरा जनसाधारण के लोग, जो बेचारे गरीब थे, जनसाधारण के लोग। अब इन लोगों को तो कहा जाता था प्रथम स्टेट। ये कौन सी स्टेट्स के लोग थे? प्रथम स्टेटस के लोग थे। ये इनकी बात करें, ये सेकंड स्टेट के लोग थे। इनकी बात करें तो ये थर्ड स्टेट के लोग थे। इनके ऊपर केवल ये जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, केवल 1% लोग थे, 1% लोग थे। और जो थर्ड वाले थे, ये कितने थे? ये थे 99%। लोगों की संख्या किसकी ज़्यादा थी? जनसाधारण के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जो कर लगाया जाता था, इनके ऊपर कोई कर नहीं लगाया गया। जो प्रथम स्टेट और सेकंड यानी कि पादरी और जो सामंत वर्ग थे, इनके ऊपर तो कोई कर नहीं लगाया गया। कर लगाया गया पूरा कर किसके ऊपर? इन 99% जो लोग थे, जनसाधारण के जो लोग थे, उनके ऊपर ये कर लगा दिया जाता है। अब जनसाधारण में क्या होता है? यहाँ असंतोष उत्पन्न होता है। यहीं से क्रांति की आगाज शुरू हो जाता है। कब हो जाता है? जब यहाँ पर इन लोगों के द्वारा तो कर नहीं लिया जा रहा, बल्कि ये पैसे वाले धनी वर्ग वाले थे, ये बेचारे किसान थे, मजदूर थे, ऐसे वर्ग वाले थे जो क्या कहलाते थे? जनसाधारण वर्ग के लोग कहलाते थे। तो इनके ऊपर तो कर पूरा लाद दिया गया 99%। अब इनको ये सोचना चाहिए कि पादरी लोग जो मध्यम व सामंत लोग हैं, इनके ऊपर कर ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर कम होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? इनको तो माफ़ ही कर दिया गया। तो इनके लिए और इनके अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ अपना दी गई। और इस कारण से इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है? एक विवाद उत्पन्न होता है। और वो विवाद ही क्या कहलाता है? क्रांति। यहीं से क्रांति का आगाज होता है। असफलता के कारण यहीं से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पादरी लोग, मध्यम वर्ग तो क्या हो रहा था? यहाँ बढ़ चढ़ कर क्या कर रहे थे? इनके ऊपर अत्यधिक कर लगवाने का काम कर रहे थे। राजा, ये पत्नी मेरी और सामंत मिलकर क्या करते? ये सामंत लोग मिलकर क्या कर रहे थे? पादरी सामंत इस मेरी के साथ मिलकर लुई सोलवे किससे नियम बनवा लेते और किसके ऊपर लगवा देते? जो जनसाधारण के लोग थे, इनके ऊपर अत्यधिक कर की मात्रा बढ़वा दी जाती थी। तो यहीं से क्या किसकी शुरुआत हो जाती है? असंतोष की शुरुआत हो जाती है। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या माने? असंतोष। असंतोष ही है जिसके कारण क्या होता है? क्रांति का आगाज होता है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? असंतोष। असंतोष किसके कारण हुआ? मध्यम, पादरी और जनसाधारण के कारण होता है। यहाँ वैचारिक क्रांति, अब यहाँ ऐसे काम होना शुरू हो गए तो यहाँ विचारों की क्रांति, यहाँ विचार देने के लिए भी यहाँ अनेक व्यक्तियों का साथ मिला। किनका? जनसाधारण के लोगों। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना, जनसाधारण के लोगों को सहायता पहुँचाने का काम कौन करते हैं? मध्यम वर्ग वाले लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वो लोग किसका साथ देते हैं? इन लोगों का साथ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बात करें वैचारिक क्रांति की, वैचारिक क्रांति, वैचारिक क्रांति की बात करें तो यहाँ वॉल्टेयर था, मोंटेस्क्यू था, रूसो था, दिदरो था। इन जो रूसो था, वैचारिक क्रांति
जो रूसो था, इस रूसो के लिए तो ये भी कहा गया यदि रूसो नहीं होता तो क्रांति भी नहीं होती। रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो ये किसने कहा? वॉल्टेयर ने कहा था। किसके लिए कहा था? रूसो के लिए कहा था। रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। वैचारिक किसको कहा गया? वैचारिक की बात करें, जो विचार देने वाले यानी कि फिलाजाइस उनको कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? फिलाजाइस कहा जाता था, क्योंकि ये क्या थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे, इसके कारण इनको क्या कहा जाता था? फिलाजाइस कहा जाता था। फिलाजाइस किसको कहा जाता था? फ्रांसीसी क्रांतियों को, फ्रांसीसी क्रांतिकारी नेताओं को क्या कहा जाता था? फिलाजाइस कहा जाता था। यानी कि वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, दिदरो, ऐसे व्यक्ति, अनेक व्यक्ति थे, लेकिन हम जो मुख्य अहम है वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, इनको लेते हैं। तो वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, दिदरो ये कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति थे। फ्रांसीसी क्रांति को क्या कहा गया? फिलाजाइस कहा गया, जो अहम भूमिका ये निभाते हैं। बात करें इसी के आगे हम, जैसे ही ये क्रांति की शुरुआत होती है और ये साथ मिल जाते हैं, किसके साथ मिल जाते हैं? इन जनसाधारण लोगों के साथ ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक टेनिस कोर्ट की बात करें, टेनिस कोर्ट, ये टेनिस कोर्ट कोई कोर्ट नहीं था, ये कोर्ट नहीं था, बल्कि क्या था? एक खेल का मैदान था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या था? खेल का मैदान। ये क्या था? खेल का मैदान था। क्या? टेनिस कोर्ट। हुआ क्या? ये टेनिस कोर्ट की घटना क्यों घटती है? इसमें शपथ किस चीज़ की ली जाती है? शपथ ली जाती है जब लुई 16वां था, एक राजसी सत्र के लिए। लुई 16वां क्या कर रहा था? राजसी सत्र के लिए एक शपथ लोगों को बुलाता है। और लोग कौन से? ये तीनों लोग, पादरी, मध्यम और जनसाधारण के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। कहाँ पर? टेनिस कोर्ट में। किसके लिए? राजसी सत्र के लिए, राजसी सत्र के लिए, राजसी सत्र के लिए बुलाया गया। किसको बुलाया गया? मध्यम, यानी कि बात करें पादरी, सामंत और जनसाधारण, इन तीनों को कहाँ पर बुलाया गया? इस टेनिस कोर्ट में, राज्य सत्र के लिए। किसके लिए? शपथ दिलाने के लिए। शपथ भी कौन सी? एकता कायम करने वाली, एकता कायम, एकता करने के लिए, एकता कायम की स्थिति अपनाने के लिए क्या कही गई? शपथ दिलाने के लिए टेनिस कोर्ट में सभा बुलाई गई। और उस सभा में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सभा जो थी 23 जून 1789 को होनी थी। कितनी तारीख को होनी थी? 23 जून 1789 को होनी थी। 23 जून 1789 को होनी थी, लेकिन 20 जून को क्या कर दिए? दरवाजे बंद कर दिए गए। 20 जून 1789 को क्या कर दिए गए? इस टेनिस कोर्ट के जो दरवाजे थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। 20 जून 1789 को ये क्या कर दिए गए? दरवाजे बंद कर दिए गए। किसके? टेनिस कोर्ट के। तो इस कारण से इन लोगों के मन में ये वो हुआ कि अब क्या होगा? ये अंदर हमारे को क्यों बंद कर रखा है? दरवाजे बंद क्यों कर दिए गए? तो हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा कुछ ना कर दे। तो ऐसी स्थिति में ये घबरा गए और घबरा कर 20 जून के दिन ही ये क्या कर लेते हैं? दरवाजे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। कौन लोग? क्योंकि यहाँ पर कुछ घटना घटती है। यहाँ क्या होता है? जो सामंत और पादरी वर्ग था इनके लिए तो अलग सभा बना दी गई, और जो जनसाधारण के लोग थे उनके लिए अलग बनाई गई। तो यहाँ ही भेदभाव शुरू हो गया। कहाँ पर? पादरी और सामंत और जनसाधारण के मध्य। तो यहाँ पर भी क्या होता है? टेनिस कोर्ट में भी भेदभाव हुआ, क्योंकि टेनिस कोर्ट में जब ये लोग 20 जून को बंद हो गए थे तो इस कारण से ये बाहर निकल कर कहाँ चले गए? टेनिस कोर्ट, जो टेनिस कोर्ट यानी कि उसका जो टेनिस कोर्ट था उसके बाहर जो क्या था? खेल का मैदान। उस खेल के मैदान में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर ये वो क्या करते हैं? एक शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं? सभी प्रतिनिधि मिलकर एक टेनिस कोर्ट गए और टेनिस कोर्ट में जाकर के लिए शपथ ली। किसके लिए? एकता की भावना के लिए, एकता स्थापित हो, एकता कायम हो, इसलिए। तो हेज के अनुसार हम बात करें तो हेज के अनुसार ये कहा गया था कि वास्तविक क्रांति का आगाज कहाँ पर हुआ था? इसी टेनिस कोर्ट में हुआ था, हेज के अनुसार। किसके अनुसार? हेज के अनुसार। वास्तविक क्रांति का आगाज
वास्तविक क्रांति का आगाज़ कब होता है? 20 जून को। और कहाँ पर होता है? टेनिस कोर्ट में। इसी कारण हेज ने कहा था कि ये वास्तविक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? टेनिस कोर्ट से होती है। और सब लोग मिलकर क्या कर लेते हैं? लुई 16 यहाँ, लुई 16 तो ठीक था, राजा था, अच्छा था, वो ईमानदार था, सबकी भलाई के लिए सोचता था, लेकिन होने कौन नहीं देता था? ये मेरी और सामंत वर्ग ये मिलकर क्या करते थे? इस लुई 16 पर दबाव बनाते और लुई 16 क्या करता बेचारा? तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उनके में पहले ही कमी थी, एक कमी कौन सी थी? विल पावर की कमी, दृढ़ निश्चय कम था। तो इस कारण से जैसे दबाव बनाया गया वैसे ये काम करता था। तो इस कारण से ये क्रांति की आगाज़ माना जाता है। लुई 16 संविधान बनाना चाहता था। लुई 16 तो अच्छा व्यक्ति था और लुई 16 क्या कर रहा था? संविधान बनाना चाहता था। संविधान बनाना चाहता था। कौन बनाना चाहता था? लुई 16 बनाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? संविधान बनाने की बात तो हुई, लेकिन रानी मैरी और सामंत जो लोग थे इसी टेनिस कोर्ट में दरवाजे जब बाहर इकट्ठे हो गए, शपथ ले ली एकता स्थापित करने के लिए कि यदि ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आंदोलन, कुछ क्रांति करेंगे। तो ऐसी स्थिति में लुई 16 तो पहले ही कह रहा था संविधान बनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संविधान बनाना चाहता था लुई 16, लेकिन यहाँ मैरी ने क्या किया? मैरी ने गड़बड़ की। मैरी और सामंतों ने मिलकर, मैरी सामंतों के साथ मिलकर क्या करती है? राजा के ऊपर दबाव बनाती है। राजा के ऊपर क्या बनाती है? दबाव बनाती है। और बेचारा राजा क्या करता है? राजा क्या करता है? विदेशी सेना को बुलाता है। विदेशी सेना को बुला लेता है। सेना को बुलाना। तो यहाँ मैरी और सामंतों ने मिलकर क्या किया? राजा के ऊपर दबाव बनाया और राजा ने क्या किया? विदेशी सेना को बुला लिया। अब जहाँ ऐसे करें हम, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो नशीराबाद में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में क्या हुआ था? सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया था, क्योंकि भारी जो सैनिक थे उनको यहाँ पर बुलाया गया। जैसे अलवर की बात करें, यहाँ से सैनिक आए नशीराबाद में, तो ऐसी कारण से यहाँ पर भी ऐसी बात हुई। कहाँ पर? लुई 16 तो क्या करना चाहता था? जब इस आंदोलन को दबाने के लिए लुई 16 तो संविधान बनाना चाहता था, आंदोलन को दबा भी सकता था, लेकिन वो अपने सैनिक वहीं के सैनिक रखकर। लेकिन इसने क्या किया? मैरी और सामंतों ने इनके ऊपर दबाव बनाया राजा के ऊपर। राजा ने क्या किया? विदेशी सेना को बुलाना पड़ा। और जैसे ही विदेशी सेना को बुलाया गया, यहाँ के सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। तो कुछ ऐसे भावना हो गई कि अब तो क्या करे? राजा के खिलाफ कुछ ऐसा प्रयोग करे जिनके कारण ये हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं है यहाँ। तो ऐसे मनमुटाव शुरू हो गए, किनके मध्य? सेना के मध्य भी मनमुटाव उत्पन्न हो जाते हैं। और भी बात करें तो जो बास्तिल का दुर्ग था उसकी बात करें। बास्तिल का दुर्ग, देखो बास्तिल दुर्ग क्या था? बास्तिल दुर्ग एक प्रकार की जेल थी। और इसी जेल में क्या करते थे? जैसे बात करें बास्तिल दुर्ग अत्याचार का प्रतीक भी माना जाता था। क्या माना जाता था? अत्याचार का प्रतीक माना जाता था बास्तिल दुर्ग, अत्याचार का प्रतीक। कौन माना जाता था? बास्तिल दुर्ग माना जाता था। और इसी बास्तिल दुर्ग में जेल में जो व्यक्ति थे उनको डालते थे, या जेल में पकड़कर वो क्या कर लेते थे? इनको पकड़ पर इसी बास्तिल दुर्ग में डाला जाता था और उनको यातनाएं देना, उनके साथ ज़बरदस्ती करना, अत्याचार की भावना, इससे उनके ऊपर दबाव डालना। तो ऐसे काम कहाँ पर किए जाते थे? तो बास्तिल दुर्ग में किए जाते थे। तो वहाँ एक व्यक्ति था कामिल द मूले। ये लेकर कौन आया था? ये मैरी लेके आई थी। लेकिन हुआ क्या? यहीं उल्टा पड़ जाता है। इसी बास्तिल दुर्ग में जो कामिल द मूले थे, कामिल द मूले, कामिल द मूले, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस बास्तिल दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने किया? कामिल द मूले ने अधिकार कर लिया। किस पर कर लिया? बास्तिल दुर्ग पर कर लिया। और इसी नेतृत्व पर इस पर अधिकार जैसे ही किया तो कामिल द मूले ने क्या किया? जैसे ही अधिकार किया तो सामंत प्रथा को इसने सबसे पहले क्या किया? समाप्त किया। सामंत प्रथा को क्या कर लिया? समाप्त। सामंत प्रथा को समाप्त। सामंत प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और यहाँ पर इसी दुर्ग में 14 जुलाई 1789 को ये क्रांति की एक शुरुआत कर देते और क्रांति की शुरुआत करके बास्तिल दुर्ग को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और कब्जे में लेकर यहाँ जो प्रथा चलती थी सामंत प्रथा, उस सामंत प्रथा को पूरी तरह इन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। कब किया? 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को
किस पर अधिकार कर लिया? बास्तिल दुर्ग पर। किसने किया? कामिल द मुले ने कर दिया। और यहाँ इसी पत्रकार के द्वारा, जो पत्रकार की, मान लीजिए पत्रकार क्या करता है, अनेक खबरों को छापता है, जैसे न्यूज़ का अर्थ क्या हुआ? पत्रकार, यानी कि NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं से क्या करता है? ये न्यूज़ इकट्ठी करता है। तो वह वैसे ही चालाक था, तो इस चालाकी के कारण उन्होंने क्या कर लिया? बास्तिल दूर पर जो भी यानी कि अंदर जाने का रास्ता पूर्ण तरह इनसे जनसाधारण के लोग थे, इनको बता देता है, और बास्तिल दूर पर पूरी तरह से ये क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ लोगों में एक अफवाह भी फैला दी गई थी कि बास्तिल दूर के अंदर क्या है, बहुत सारे हथियार पड़े हैं। तो इन लोगों ने क्या कर लिया? उन हथियारों के लिए भीड़ ने पूरी तरह क्या कर दिया? बास्तिल दूर पर एक दावा बोल दिया, और बास्तिल दूर को अपने कब्जे में किसने कर लिया? कामिल द मुले ने कर लिया। अगस्त 1789 की यहाँ घटना फिर से शुरू हो जाती है। अगस्त 1789 की, अगस्त 1789 की घटना। यहाँ मानवाधिकार या मानवाधिकार के लिए अगस्त 1789 की घटना शुरू होती है, यानी कि नागरिक अधिकारों की घोषणा शुरू हो जाती है। नागरिक अधिकारों की घोषणा शुरू होती है, और नागरिक अधिकारों की घोषणा में ये कहा गया कि यह 3 सिद्धांत अपनाए गए। कानून का शासन हो, किसका शासन हो? कानून का शासन होना चाहिए। हमारे को राजा का शासन नहीं चाहिए। किसका शासन? कानून का शासन चाहिए। जनता की संप्रभुता होनी चाहिए। कहाँ पर? अगस्त 1789 की घटना में। और समान नागरिकता, सबके लिए समान संप्रभुता होनी चाहिए, समान नागरिकता होनी चाहिए। किसके लिए? अगस्त 1789 में फ्रांस में ये बात कही गई। मानव अधिकारों का एक प्रपत्र लाया गया, और उस पत्र के माध्यम से ये 3 सिद्धांत रखे गई, या 3 बातें रखी गई। 14 सितंबर 1791 में इसी मानव अधिकारों के कारण यहाँ एक नया संविधान बना दिया जाता है। कहाँ पर? फ्रांस में। 14 सितंबर 1791 में, 14 सितंबर 1791 को क्या बन गया? नया संविधान। कहाँ पर बना? फ्रांस में। नया संविधान। तो ध्यान में रखना, नया संविधान कब बना था? 14 सितंबर 1791 में। कहाँ पर का बना? फ्रांस का। कौन सी घटना के कारण बना? अगस्त 1789, बास्तिल का दुर्ग। या बात करें हम टेनिस कोर्ट की शपथ या क्रांति की शुरुआत हुई थी 5 मई 1789 को, क्योंकि वर्साई का जो महल था, उस वर्साई के महल में एक बैठक हुई थी सामंत और पादरियों के लिए। तो वहाँ सामंत और पादरियों के लिए एक अलग से सभागार बना दिए गए थे। तो इस सभागार के कारण भी वहाँ पहले दिन ही विवाद शुरू हो जाता है। तो ये तारीख भी आपको ध्यान में रखनी है, 5 मई 1789 की। 5 मई 1789 बैठक हुई थी, यानी कि लुई सोल्वे ने एक बैठक बुलाई थी। कहाँ पर? वर्साई के महल में। वर्साई के महल में। और इसी महल में जैसे ही ये बैठक बुलाई गई, इस बैठक में क्या किया गया था? इसमें सामंतों के लिए और पादरियों के लिए, सामंतों व पादरियों के लिए तो अलग बैठक, इनके लिए तो अलग बैठक, जबकि जनसाधारण के लोगों के लिए क्या किया गया? अलग से बैठक स्थापित की गई। तो ऐसी स्थिति में पहले दिन ही विवाद उत्पन्न हो जाता है। कहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है? फ्रांस में। और यही क्रांति का आगाज़, या ये कि क्रांति यहाँ शुरू। अनेक कारण ऐसे थे, जो कारण कौन से कहलाते थे? ये कारण कहलाते थे असंतोष के कारण। क्या कौन से कारण? असंतोष के कारण कहलाते थे। और बाद में क्या हुआ? जो एक जैकोबिन दल था, उसी जैकोबिन दल का एक नेता था रोबेस्पियर इसका प्रमुख नेता माना जाता है। कि जैकोबिन क्लब कह दीजिए या दल कह दीजिए, एक ही बात है। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इसका नेता था रोबेस्पियर था, जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब का कौन था? रोबेस्पियर, ये प्रमुख नेता था। और यही नेता के आधार पर ही बात करें, इसी जैकोबिन क्लब ने क्या किया था? इसी जैकोबिन क्लब ने, जो फ्रांस के राजा थे लुई सोलवा, इस लुई सोलवे की क्या की गई थी? फांसी पर चढ़ाया गया था। किसको? इसी जैकोबिन के क्लब के जो सदस्य थे, इन सदस्यों ने लुई सोलवे को क्या किया गया था? लुई सोलवे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किसके कारण चढ़ाया गया? ईमानदार व्यक्ति था, सबसे अच्छा व्यक्ति था। ये इसका कारण क्या माना जाता है? इसको चढ़ाने का कारण माना जाता है किसको? मेरी को। और ये मेरी क्या थी? एक जड़ थी। ये सामंत और मेरी मिलकर अंत में इसको तो फांसी मिलती है, लेकिन जब इसके बाद में यानी अक्टूबर और नवंबर के आसपास इसको फिर मेरी को और सामंतों को भी क्या दे दी जाती है? फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। किसके माध्यम से? जैकोबिन दल के माध्यम से। कब चढ़ाया जाता है? 1793। तो इसको 1793।
यानी फरवरी के आसपास 1793 में लुई सोल्वे को, और अक्टूबर नवंबर के आसपास किसको, मेरी और सामंतों को भी यहाँ फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। तो इस कारण से ये फ्रांस की क्रांति और वहाँ एक नया संविधान है, लोकतंत्र स्थापित हुआ। कहाँ पर है, फ्रांस पे। इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति क्या है, यानी कि ये अपना क्या है, यूरोप है, ये अपना यूरोप वाला भाग है। यहाँ हम बात करें तो बेल्जियम है, यहाँ बेल्जियम है, और इधर बात करें तो ये यूनाइटेड, और इधर हम बात करें तो ये पानी वाला भाग आ गया, यानी कि यहाँ समुद्र वगैरह, ये नीचे भी समुद्र वाले भाग आ गए। तो ऐसी स्थिति में ये जो यूरोप वाला भाग था, ये फ्रांस, यूरोप के अंदर ही ये क्या था, फ्रांस, ये सबसे बड़ा क्या था, फ्रांस। और इसी फ्रांस में ये क्या थी, क्रांति। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये यूनाइटेड किंगडम, तो इस आधार पर ये क्या हुए थे। यहाँ इधर बात करें, ये नेपाल अपना, ये नेपाल। तो ये फ्रांस एक बड़ा स्तर वाला था, और इसी के अंदर ये क्या होती है, फ्रांस में क्रांति होती है। और फ्रांस में जैसी क्रांति होती है तो यहाँ अलग अलग जो ऑस्ट्रिया के, या बात करें यहाँ इधर वाले जो भाग थे, ये भी सोच रहे थे कि हाँ फ्रांस में हम भी क्या करें, फ्रांस की तरह हम भी एक क्रांति करें। तो इसी को फ्रांस की सबसे पहले क्रांति होने के कारण यहाँ जो अन्य भाग थे, ये भी धीरे धीरे राजाओं से छुटकारा पाने के लिए क्रांतियाँ कर रहे थे। फ्रांस भी ये चाह रहा था कि आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो अपना राज्य एक पूर्णतः प्रभावित कर लेंगे, एक बड़ा राज्य स्थापित कर लेंगे। तो ये अन्य की भी क्या करता, सहायता करने का प्रयास करता भी है। तो इस आधार पर हम बात करें तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। चलिए, आज हमने बात की है फ्रांस की क्रांति 1789 की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या हम बात करें रीट एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कक्षा 9th की बुक से भी है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।